आदाब, मैं सोनिया सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की। हमारा मुल्क अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अच्छी बात यह है कि आज भी हमारी जीडीपी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से ही तय होती है, लेकिन खेती किसानों का जो रिश्ता है सिर्फ ज़मीन से नहीं बल्कि इसका सरोकार हमारी मेहनत, आमदनी और रोज़गार का भी होता है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हुकूमत की तरफ से एक ऐसी ही पहल है जो किसानों की ज़िंदगी और देही इलाकों की तस्वीर बदलने के इरादे से शुरू की गई है। खास बात यह है कि ये स्कीम किसानों की आमदनी बढ़ाने, खेती को सस्टेनेबल बनाने और गाँव में तरक्की की रफ्तार लाने की कोशिश है। तो क्या है ये योजना और इससे किन किन लोगों को फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर में कमिश्नर डॉक्टर महराज शेख और साथ ही हैं जाने माने इकोनॉमिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर शरद कोली। आप दोनों का हम वेलकम करते हैं। शुरुआत महराज सर आपसे करते हैं कि जो धन धान्य कृषि योजना ये जो शुरू की गई है, बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी हैं जो अभी मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में करीब 11 मिनिस्ट्रीज़ में 36 योजनाएं हैं। उन सबको अगर देखा जाए तो ये योजना किस तरह से अलग है, क्या उन सबको एक करके ये योजना बनाई गई है? आदाब सारे किसान भाइयों को और डीडी उर्दू के सारे दर्शकों को। जिस तरह सोनिया जी आपने पूछा है कि ये योजना अलग से नहीं है, ये योजना कन्वर्जेंस है। ये जो 36 योजना विविध योजना है 11 मंत्रालयों की, इनको एक जगह कन्वर्जेंस करते हुए जो फार्मर के खेत है, खलियान है, वहाँ ज़मीन के स्तर पर पहुँचाया जाए, ये इसका उद्देश्य है। और ये पीएम धन धान्य योजना का जो है इसका प्रेरणा यहाँ से मिला है कि 2018 में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कम विकसित जो ज़िले थे, उनको गवर्नमेंट ने कॉन्सेंट्रेट करके विकसित बना दिया और उनके परफॉर्मेंस से, उनके आउटपुट से ये समझ में आ गया है कि हम और ऐसे ज़िलों को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से हम एक मैसेज देश को ये दे सकते हैं कि जब कम विकसित जिले इतना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं तो जो मध्यम है, जो विकसित है, जो फाइनेंशियली साउंड है, वो तो करना ही चाहिए। ये एक मैसेज जाएगा। इसको 2025-26 के बजट में प्रथम 16 जुलाई 2025 को मतलब पेश किया गया, एक्सेप्ट किया गया कैबिनेट मिनिस्ट्री से, और वहाँ जो इसका बजट था तो तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए हर साल के लिए दिया गया। और ये जो बजट है 24,000 करोड़ रुपए, ये पूरा 6 साल तक हर साल चलता रहेगा। 2025-26 से इस योजना को 6 साल तक मंजूरी दी गई है। अब सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये योजना की निगरानी नीति आयोग से शुरू हुई है। मतलब नीति आयोग जो है, जो मेन बॉडी है जो कि नीति बनाती है देश की, वही इसको मेन गवर्न कर रही है। और उन्होंने नीति आयोग ने एक क्राइटेरिया बनाया था जो आप पूछ रही थी कि 3 क्राइटेरिया के ऊपर ये ज़िलों का सिलेक्शन होना निर्धारित है। फर्स्ट जो है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता, उसको देखा जाएगा कि जो उत्पादकता है जो औसत से कम है। उसके बाद में फसल का विविधीकरण जो है उसको देखा जाएगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमारे किसान भाई बहुत दूर अभी भी है, पर अब आज के कंडीशन में देखा गया तो किसान भाई अवेयर भी बहुत हो चुके हैं। सबके अपने अपने जनधन अकाउंट हर एक का है, तो बैंक से तो दूर नहीं इतने, लेकिन जो लोन प्रणाली है, ऋण प्रणाली है, इसमें कम देरी के और लघु और दीर्घ देरी के जो भी है लोन, इससे किसान भाई उतने परिचित नहीं है, उतने सामने आए नहीं है। तो ये 3 क्राइटेरिया रखे गए थे, पहले उत्पादकता, बाद में विविधीकरण, और उसके बाद फिर ये जो तीसरा था कि क्रेडिट जो मिलना चाहिए फार्मर्स को, उसके बिना पे ये 3 फार्मूले पे 100 डिस्ट्रिक्ट को तय करना निश्चित हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर शरद, अगर आप हमें एक एक ग्लोबल पिक्चर से अगर आप कंपेयर करें इंडिया को, विकसित भारत की एक नारा है जो 2047 तक मोदी जी ने दिया है। अगर हम कंपेयर करें यूरोप के फार्मर्स के साथ, अगर हम कंपेयर करें यूएस के फार्मर्स के साथ,
इंडिया के जो फार्मर्स हैं वहाँ पर किस तरह के चैलेंजेस हैं? कहा जाता है कि जोत का साइज बहुत कम है, क्योंकि अगर परिवार में 5 भाई थे तो 5 लोगों में ज़मीन बट गई, उसके बाद उनके 2 बेटे तो 2 बेटों में और ज़मीन बट गई, तो वो वाला एक इशू है। वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उनके पास बहुत लैंड होती है, तो वो उनके पास वो ईज रहती है कल्टीवेशन की। ज़रूरत क्यों पड़ी इस योजना की? किस तरफ ले जाना चाहते हैं भारतीय किसानों को हमारी सरकार? इस स्कीम के ज़रिए प्लान क्या है? बिल्कुल, पहले तो सोनिया आपको, डॉक्टर महराज को और डीडी उर्दू के सभी नाज़रीन को मेरा आदाब और बहुत ग्रीटिंग्स। देखिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल पूछा और बहुत अच्छा सवाल भी पूछा है, दोनों ही बातें बहुत बढ़िया हैं। आपने यूरोप अमेरिका की बात करी, वहाँ पर जो किसानी है वो कॉर्पोरेटाइज्ड है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहाँ बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हैं, और हमारे यहाँ पर हाँ आबादी भी कम है, उनका कुछ देशों में तो एरिया भी काफ़ी है। हमारे यहाँ पर, हालांकि हमारा देश भी ज्योग्राफिकली पूछें तो बहुत छोटा नहीं है, पर यहाँ आबादी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी, आपने कहा क्या चैलेंजेस हैं किसानी में, सबसे बड़ा चैलेंज मुझे जो नज़र आता है, क्योंकि मैं एक अर्थशास्त्री भी हूँ, इकोनॉमिस्ट भी हूँ, कि जिस सेक्टर के ऊपर, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ, करीब 50 से 60% हमारी आबादी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर डिपेंडेंट रहती है, उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 15-16% के आसपास है, 16-17 हो जाता है कभी। तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्क्यूड, मतलब इतनी बड़ी आबादी और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इतना। और ज़्यादातर हमारे किसान भाई जो है उनके पास, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक पिता है, उसके 4 बेटे हैं। पिता के पास मान लीजिए 10 एकड़ ज़मीन थी, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो 4 बेटों में बट गई, 2.5 एकड़ सबके हिस्से में आई। आपने बिल्कुल उठा, उनके आगे 2-2 बच्चे हो गए, तो कुल मिला के हाथ में जो आता है वो किसानी करने लायक ज़मीन कई दफ़े नहीं रह जाती है। इतनी ज़मीन नहीं होती कि उस पर आप साल भर एक फैमिली का गुजारा कर सके। तो छोटे किसान हमारे यहाँ इस कारण से ज़्यादा, और ज़्यादातर किसान सोनिया हमारे यहाँ ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनके पास अपनी ज़मीन है ही नहीं। उनके पास अपनी ज़मीन है तो इतनी है कि उस पर खेती नहीं करी जा सकती, पर क्योंकि उनको खेती के अलावा में और किसी चीज़ की ट्रेनिंग ही नहीं मिली है बचपन से, तो वो खेती करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करते हैं। और इसके अलावा चैलेंजेस, ये स्कीम कहाँ से निकल के आई, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, 11 मिनिस्ट्रीज थी, 36 के करीब स्कीम्स थी, स्कैटर्ड थी, फैली हुई स्कीम्स थी, कोई मंत्रालय देख रहा था, कोई मंत्रालय देख रहा था। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना लाई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसी से मिलता जुलता, उसी से प्रेरणा लेके कि अगर हम इसको कन्वर्ज करके, यानी इन सबको एक जगह लाके अगर एक योजना के अंतर्गत ले आए, तो इसमें ना केवल उन योजनाओं में रफ्तार आएगी, बल्कि उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करने की, जमीनी तौर पर उसको लाने की, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, उसको जिसको हम ग्राउंड लेवल डिलीवरी बोलते हैं वो बढ़ जाएगा। और जहां तक किसानी के चैलेंजेस की बात करें, तो इस योजना को अगर आपने आसानी से समझना हो, तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया तरीका होगा कि आप किसानों के सामने, एक किसान के सामने आज क्या दिक्कत है, मैं आप उसके लिस्ट बना देता हूं, और हमारे साथ डॉक्टर महराज हैं जो कि स्वयं कृषि मंत्रालय से हैं, वो मुझे बताएंगे। मैं स्वयं किसानी से नहीं आता, पर एग्रीकल्चर पर मैं बहुत बोलता हूं, बहुत रिसर्च भी करता हूं। सबसे पहले जो चैलेंज आता है यहाँ मौसम का चैलेंज है, क्योंकि आप पूरा तरह से मौसम पे डिपेंडेंट किसानी है हमारी। बारिश कभी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी कोई ऐसा मौसम हुआ कि कीड़े फसल खा गए, वगैरह वगैरह। उसके बाद मैंने लैंड होल्डिंग की बात करी कि होल्डिंग का साइज बहुत कम है, आपके पास इतनी होल्डिंग नहीं है कि आप उसमें पूरे परिवार का गुजारा कर सकें। ज़्यादातर किसानों को ये दिक्कत महसूस होती है। उसके अलावा एमएसपी जिसकी हम बात करते हैं, लगातार उस पर देखते हैं आप, आंदोलन होते रहते हैं, मिलता भी है, कुछ जगह नहीं मिलता, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, उसको हम छोड़ते हैं। पर जो किसान की सेलिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे वो क्रॉप बेचता है, वही किसान सोनिया जो कि 10 रुपए का मान लीजिए टमाटर जाके बेचता है, उसको पूरी कीमत नहीं मिल पाती किसी भी कारण से, वही ग्राहक कई दफ़े 100 रुपए किलो का खरीदता है। तो एक तरफ ग्राहक आंसू बहाता है, एक तरफ किसान आंसू बहाता है। तो ये जो बिचौलियों की समस्या है, ये एक और बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा बीज की उपलब्धि जो है वो समस्या रहती है। फिर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, पीछे कुछ यूपी के ज़िलों में फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज हो गई थी, कुछ हम फर्टिलाइजर्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं, बीच में चाइना ने उस पर रोक लगाई थी, उसकी वजह से फर्टिलाइजर्स की दिक्कत आ गई। तो कुल मिला के हम देखें तो किसानों को इरिगेशन की प्रॉब्लम है, पानी की अवेलेबिलिटी, अगर आपको मौसम पे डिपेंडेंट है पर मौसम नहीं, तो आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए आपके पास। तो वो सारी चीज़ें सरकार और सरकारें जितनी भी आई वो मुहैया कराती नहीं, पर क्योंकि हमारी इतनी बड़ी आबादी
इस पर निर्भर है। और अभी बात करी जो डॉक्टर महराज ने बहुत अच्छी बात, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करी। आप ज़्यादातर किसान गेहूं और चावल इन दो पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, जबकि सरकार की तरफ से निरंतर ये एजुकेट किया जाता है कि आप कमर्शियल क्रॉप्स पे जाइए, आप दूसरे क्रॉप्स पे जाइए। आप खाली गेहूं और चावल पर चलते रहते हैं तो वो आसानी से हो जाता है, ये बात ठीक है, और उनको बचपन से ट्रेनिंग भी वही मिली है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी एक, उसके अलावा आप सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल एफिशिएंसी होगी, और भी छोटे छोटे चैलेंजेस हैं। तो मुझे लगता है इन सबको समावेश करके, इन सबको एक जगह लाके इस योजना की जो अलग अलग योजना उनको कन्वर्ज किया गया, उन सबको एक जगह लाया गया। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताना चाहूं तो एक स्टोरेज की समस्या थी। आज किसान के पास अगर फसल है, उसके पास फसल रखने की जगह नहीं है, फसल कीड़े खा जाते हैं, बारिश से खराब हो जाती है, मवेशी खा जाते हैं। अगर उसके पास प्रॉपर वेयर हाउसिंग या कोल्ड स्टोरेज कुछ फसलों को चाहिए होता है, अगर उसके पास वो सुविधा हो तो शायद उसका नुकसान ना हो पाए। तो अभी समस्याएं आगे और हैं, और इस योजना के फायदे क्या क्या है सोनिया, इस पे भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। पर आपको मैंने एक खाका खींच दिया, और मैं चाहूंगा डॉक्टर महराज, क्योंकि स्वयं कृषि मंत्रालय से है, वो मेरी इस बात से सहमत है, और मैंने अगर कुछ मिस किया हो तो मैं स्वागत करता हूँ उसमें भर दे उसको। डॉक्टर महराज, जैसे कि डॉक्टर शरद ने भी बताया कि क्या क्या चैलेंजेस थे जिसकी वजह से ये स्कीम लाई गई है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पीएम फसल बीमा है, या किसान क्रेडिट कार्ड है, या फिर सिंचाई योजना थी, या ड्रोन दीदी योजना है, क्या वो अभी भी चालू रहेंगी या अब वो बंद हो जाएंगी? और पीएम किसान जो योजना शुरू की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, उसका कितना फायदा हुआ? उससे क्या कुछ एक उसके रिजल्ट्स देखकर ये एनालाइज किया गया कि अब इस तरह की एक योजना लाई जाए जहां पर 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, वहां पर काम किया जाए, उनको निकाला जाए। हम लगातार देखते रहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस तरह की चीजें आती रहती हैं, लेकिन क्या ये एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है आने वाले टाइम में? मैडम, जिस तरह से इसका प्रारूप है, इसका जो ढांचा है, तो वो ढांचा को इम्प्लीमेंट किया गया तो गेम चेंजर ज़रूर साबित होगा मैडम। और अच्छी बात यह है, जैसे कोहली साहब ने जो कहा है, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बता के दिया है कि कैसा है। मैडम, सबसे पहली बात, आपका जो सवाल का फर्स्ट पार्ट जो है कि क्या बाकी योजनाएं बंद हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। कोई भी योजना बंद नहीं होगी, सारे योजना चालू रहेंगी, क्योंकि सारी योजनाओं का अपना बजट होता है और अपने गाइडलाइंस है जो पूरे देश के लिए कार्यान्वित है, ऐसा नहीं है। और ये पीएम धन धान्य योजना आपने देखा होगा तो सिर्फ 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए है पहले फेज़ में। फिर अगले फेज़ जैसे जैसे इसके बढ़ते जाएंगे, इसके कामयाबी के उपरांत, तो फिर इसका दायरा और बढ़ेगा। जैसे कि अभी 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आप आगे जाएंगे इसमें सोच में तो 1.7 करोड़ फार्मर्स आर अटैच्ड विद दिस। तो बहुत बड़ा एक तबका है भारत का जिसमें ये स्कीम पहुंचाना है 1.7 करोड़ फार्मर तक। तो इसमें ये योजना जो है किसी को बंद कराने के लिए नहीं आई है, बल्कि जैसे कोहली साहब ने बताया कि हर स्कीम अपना अलग काम करती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र से फर्टिलाइज़र का जो बनना है, इंपोर्ट करना है, वो उनके हाथ में था। अब हमारे पास जो कृषि मंत्रालय में एक INM डिवीज़न है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वहाँ फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन करता है पूरे देश में, वो अपना देखता था। अब कोई एक मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर्स अफेयर्स, प्राइसेस जो कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए, जैसे सर ने कहा 10 और 100 रुपए का जो उदाहरण बड़ा अच्छा दिया सर ने टोमेटोज का, तो ये वो मिनिस्ट्री डिसाइड करती थी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में मिनिस्ट्री क्या करे वो डिसाइड करती थी। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जाएंगे तो वो PM कुसुम जो योजना है, जो सोलार का जो स्ट्रक्चर देती है, तो वो मिनिस्ट्री डिसाइड करती थी। तो ये सारे जो चौतरफा बिखरे हुए अपने अपने क्षेत्र को मतलब इसमें काबू में रखने वाले स्कीम को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। यही ये स्कीम है, ये कोई अलग से स्कीम नहीं बनाई गई है। ये सारे 36 जो स्कीम है 11 मंत्रालयों के, इनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, ताकि जिससे कि कृषि सिंचाई की हमारी ज़रूरत है किसान भाइयों को, तो कृषि सिंचाई का क्या है, क्या हाल है, क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, तो इसको मॉनिटर करने के लिए बड़ा सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बनाया है।
जैसे कि सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट दो तरीके की ऑफिसर्स बनाएगी, एक तो मंत्रालय की तरफ से, मिनिस्टर की तरफ से, और एक तो सेक्रेटरीट की तरफ से। तो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी का भी आ जाएगा और मिनिस्टर जी की तरफ से भी मतलब नीचे जो पॉलिटिकल एरिया है वहां तक भी आ जाएगा। दो टीम सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न करेंगी हर डिस्ट्रिक्ट को, और स्टेट से भी फिर एक बीच में वाली टीम बनाई जाएगी। और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है, जैसा ये प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है, वैसा DDD डिस्ट्रिक्ट धन धान्य योजना समिति ऐसी बनाई जाएगी। तो हर डिस्ट्रिक्ट धन धान्य इसमें समिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको गवर्न करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैव द राइट एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मॉनिटर ऑल द स्कीम्स ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज। उनके लिए कोई सर्टेन लिमिट नहीं है, जैसे मंत्रालय के लिए एक लिमिट होता है, स्टेट का मंत्रालय रहने दो या सेंट्रल का, कि वो अपने जुरिडिक्शन में ही काम कर सकता है। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही उसका ये बनाया गया चेयरमैन, ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ही कैन टेक द डिसीजन। तो वो डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय क्षमता उनमें होती है। तो सारा का सारा कन्वर्जेंस करके, और सबसे प्यारी बात यह है कि इसमें 3 C बनाया गया है, जैसे कन्वर्जेंस, बाद में कन्वर्जेंस मतलब जिससे सारे मतलब ये स्कीम्स एक प्लेटफॉर्म पे लाई गई, और कोलैबोरेशन सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये ट्राई सिस्टम, जो ट्रायंगुलर सिस्टम ये लाई गई है, और इनके ऊपर सबसे ऊपर नीति आयोग बैठा है। और लास्ट में जो है तो कंपटीशन, तो इसमें ये भी डिसाइड किया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा इस सारे स्कीम को लेके, उसको नामोचित किया जाएगा, उसको अवार्ड दिया जाएगा, उसका नाम उसको मतलब प्रसारित किया जाएगा, ताकि देखो ये कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो उसमें एक हेल्दी कंपटीशन भी किया है। जी सुनिए डॉक्टर शरद, एज एन इकोनॉमिस्ट अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि जो ये 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को बेहतर करने की बात है, हालांकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, इरिगेशन, स्टोरेज, एक्सेस टू क्रेडिट, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इनमें क्या खराबी है और क्या ठीक हो सकता है, उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। बट जनरली आई वांट टू नो कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हम सुनते थे कि जो जीडीपी के 3 पार्ट्स हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, सबसे ज्यादा हिस्सा आई थिंक 75% और समथिंग यूज्ड टू बी एग्रीकल्चर, लेकिन अब वो 15% रह गया है। तो ये जो 15% हुआ है, ये बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस रहा, या फिर हम अब दोबारा जो ये कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर को ऊपर बढ़ाने की, क्या हम वापस 15% से बढ़ा के उसे 30%, 35%, 50% करना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्रीकल्चर श्रिंक किया है। आपने जैसा कहा बचपन में आप सुनते थे 75% और 15%। देखिए जीडीपी के लिए बोल रहे हैं, किसी ने एक लाइन खींची, उसने कहा बिना इस लाइन को छेड़े आप इस लाइन को छोटी कर दीजिए। तो उसने क्या किया कि साथ में एक दूसरी लाइन खींच दी जो उससे लंबी थी। ये कुछ ऐसा हुआ। आपने मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया, सर्विसेज का जिक्र किया, तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन पहले से बड़ा है, घटा नहीं है। एग्रीकल्चर, हम आज फूड सेल्फ सफिशिएंट है, हम दुनिया की फूड बास्केट हैं। आज अगर दुनिया में कल को भुखमरी फैलती है तो मुझे लगता है हिंदुस्तान एक ऐसा देश होगा, जो कि ऐसा मुल्क होगा जो कि दुनिया की पूर्ति कर सकता है। लेकिन फिर भी हम एक इंपोर्ट करते हैं, पल्सेस इंपोर्ट करते हैं, उसको लेके सवाल उठता है। कुछ एक चीजें हैं सोनिया, जहां पर हम अभी जब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात आ रही थी तो इसी में से निकल के आ रही थी कि हम खाली धान और गेहूं की बात करते हैं, हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। उसका भी एक ऑब्जेक्टिव स्कीम का ये भी है, जो कि शुरू में डॉक्टर महराज ने जिक्र किया इसका। तो मुझे लगता है कि कृषि की उत्पाद बड़ा है, उसकी प्रोडक्शन बड़ी है, पर बाकी क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से, तो आज इंडिया की जो इकोनॉमी है करीब 55% के आसपास सर्विसेज से बनती है। जीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ, तो सर्विसेज उससे कहीं ज्यादा आगे निकल गया, मैन्युफैक्चरिंग आगे निकल गया। मैं इसको कोई बुरी बात नहीं मानता हूँ, पर जो कृषि की समस्याएं हैं, जो एग्रीकल्चर की समस्याएं, उनको सॉल्व करने के लिए ही ये स्कीम बनी है। आपने तो 5 जिक्र करी, मैं आपकी इजाजत से, और डॉक्टर महराज भी इससे एग्री करेंगे कि मैं इसमें कुछ और चीजें भी जोड़ना चाहता हूं जो स्कीम की ऑब्जेक्टिव है। कन्वर्जेंस, और ये तो है ही है। मुझे लगता है पहला यील्ड बढ़ाना है, क्योंकि हमने यहाँ पिछड़े हुए गांवों की बात करी, पिछले हुए एरियाज की बात करी, वहां पर यील्ड कम थी। 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में जो उपज निकल पाती है वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में सोनिया नहीं आ पा रही थी। बहुत सारे कारण उसके हैं, अभी उस पर हम आगे भी जिक्र करेंगे। तो एक ये रीजन था। उसके अलावा स्टोरेज का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, इनकम की बात
बात करी कि किसानों की आय उस स्तर तक नहीं आ पा रही थी जो कि एक समृद्ध डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा देखा गया था कि आम किसान की आय दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले कम थी, यह भी एक कारण था। दूसरा, इरिगेशन की जो फैसिलिटीज थी, अब ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप इरिगेशन की जो पूरी टेक्निक है, टेक्नोलॉजी, वो इन डिस्ट्रिक्ट्स तक नहीं पहुंची थी। तो कोशिश है कि वहां तक भी ये टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाए। उसकी बात करें, फिर सस्टेनेबिलिटी आपने बहुत अच्छी, होता क्या है कि आप एक खेत पर मान लीजिए 5 साल तक एक फसल उगा रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि छठे साल में वो, किसान इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, छठे साल में आपको प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे घटती जाएगी, जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ऐसी क्रॉप कल्टीवेशन होनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, जिसको आप लंबे वक्त तक कर सके। अब यहाँ पराली की बात आती है, अब पराली जलाने की बात आती है, तो आप अगर निरंतर वही क्रॉप उगाते हैं जिसमें आपको बार बार पराली को जलाना पड़ता है, तो हम क्या पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम कोई ऐसा क्रॉप कर सकते हैं? माफ कीजिए, आपके बीच में सवाल पूछूंगी इस चीज से लेकर कि 10 साल हो गए दिल्ली में पोल्यूशन होते होते, 10 साल से पराली जल रही है, 10 साल से बातें होती हैं, लेकिन कुछ निकल कर आता नहीं है। आज भी दिल्ली में उतना ही पोल्यूशन है या ज्यादा ही होगा जो 10 साल पहले था। देखिए, पराली का जो, थोड़ा सा हम विषय से हट जाएंगे, मैं ज्यादा बोलूंगा तो इसमें मैं बहुत संक्षेप में इस पे बोलना चाहूंगा, क्योंकि पराली की जो ओवरऑल गिनती है जितने खेतों में जलती थी वो कम है, पर पराली का जो टोटल पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है ये देखना होता है कि कितने % पराली की वजह से। ये दिल्ली के आसपास जो आप बात करें, कुछ मौसम की परिस्थितियां इस 2-3 महीने में इस तरीके से बन जाती है कि हवा रुक जाती है और जो PM 2.5 और PM 10 है वो ऊपर नहीं जा पाता है। तो वो खैर वो एक अलग, हम विषयांतर हो जाएंगे, हम टॉपिक से अलग चले जाएंगे। मैं जो आपको इसके स्कीम के फायदे की बात कर रहा था, मैं वापस उसी पे, क्योंकि हमारे जो आज दर्शक हैं और जो नाज़रीन है जो देख रहे हैं हमको, वो नेचुरली ये जानना चाहेंगे कि भाई स्कीम के और क्या क्या फायदे हैं। इसके अलावा हम जाए तो बहुत बड़ा किसान के सामने समस्या आती है फाइनेंस की, कि उसके पास पैसा नहीं होता है जब फसल को लगाने का, बीज लेने का, फर्टिलाइजर लेने का, तो फाइनेंस पे भी उन डिस्ट्रिक्ट्स में ध्यान दिया जा रहा है। फिर आपने वो कर लिया, आपको याद होगा जब किसानों के बिल आए थे जिसको किसी कारणों से स्क्रैप करना पड़ा था, तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। आज किसान क्या करता है, किसान अपनी फसल को उस पर लाद के ले जाता है, बुग्गी पर, जो भी उसके पास ट्रैक्टर पर, और उसको ले जाके वो मंडी में खड़ा कर देता है। मंडी में बिचौलिए होते हैं, वो बोली लगाते हैं कि भाई इतने की बिक जाएगी। अभी मैंने आपको 10 रुपए टमाटर वाला औंधे पौंधे दाम पर वो बिक जाती है। अगर किसानों को ई-नैम जैसे है, कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया, अगर किसानों को इस अपने प्रोड्यूस की, अपनी उपज को बेचने के लिए बाहर की मार्केट मिले, तो वो जो 10 रुपए का टमाटर है वो 40 रुपए का बिक सकता है। उसको 10 रुपए का मजबूरी में आके बेचना पड़ता है, क्योंकि उसके सामने ले दे के एक मंडी है उसके गांव के पास जो है 20 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, जितनी भी दूर है, वहीं जाके वो उसको बेच देता है। तो मुझे लग रहा है मार्केटिंग पे भी इस स्कीम का फोकस है, PM धन धान्य योजना का, कि किस प्रकार से किसानों के उपज को हम मार्केट कर पाए कि उनको सीधी कीमत मिल सके। फूड प्रोसेसिंग की बात है, मैंने आपको टमाटर की बात करी। अब अगर मान लीजिए टोमेटो केचप की फैक्ट्री लग जाती है कहीं किस खेत के पास, तो उसके यही अमेरिका में होता है, आपने जो बात शुरू करी थी, उसका फूड प्रोसेसिंग में सारा का सारा चला जाएगा, उसको बेहतर दाम मिल सकेंगे, बेहतर उपज होगी। अच्छा, मार्केटिंग, उसके बाद ट्रेनिंग। बहुत सारे हमारे किसान भाई, जैसा मैंने शुरू में कहा, उनको आता ही नहीं है। वो तो जो बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को, बाप दादाओं को जो काम करते देखा है, उसी को वो रिपीट करते रहते हैं। तो PM धन धान्य योजना का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि किसानों को ट्रेन किया जाए, उन 112 डिस्ट्रिक्ट्स में किसानों को ट्रेनिंग दी जाए। और सोनिया, एक बहुत ही अहम बात इसमें, कि महिलाओं को किसी तरह आगे लाया जाए। महिलाओं को कृषि से, आपने द्रोण दीदी की बात करी थी, महिलाओं को फोर फ्रंट पे लाया जाए, क्योंकि महिलाओं का अगर रोल इसमें पूरा हो जाता है तो मैं समझता हूं ना केवल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, बल्कि आपको जो जरूरी हाथ चाहिए होते हैं वहां पर, जो कि आज, क्योंकि किसान अपने बेटे को आज क्या कहता है डॉक्टर महराज, कि जा भाई तू तो अपना शहर में जिंदगी बना, हमने तो मिट्टी गारे में अपनी सारी उम्र गुजार दी। क्यों वो ऐसा कहने को मजबूर होता है? क्योंकि और उसके पास फिर कोई काम करने वाला रहता नहीं, आखिर करके उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है या वो बैठ जाता है थोड़ी बहुत फसल करके। तो मुझे लग रहा है महिलाओं का रोल इसमें है। और आखिरी जो मैं चीज कहना चाहूंगा PM धन धान्य का, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारे किसानों को ग्लोबल करा जाए, हमारी जो प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट के मौके मिले। आज बहुत सारी ऐसी फसलें हम बना रहे हैं जो कि दुनिया में या तो कहीं भी नहीं होती हैं, या जो हम क्वालिटी बनाते हैं वो नहीं बना सकते। आपको याद होगा अभी भारत और अमेरिका
की ट्रेड डील की बात चल रही थी, अमेरिका हमारे को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाके देना चाहता था, जिसको हम यहाँ पर इजाजत नहीं दे सकते। तो हमारी जो क्रॉप है वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है, और बहुत सारी जगह तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, जिसकी बहुत ज्यादा दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है। तो अगर हमारे किसान भाई बिना फर्टिलाइजर के ट्रेनिंग ले लें कि किस प्रकार से फसल की जाती है, तो इस फसल की दुनिया में सोनिया इतनी डिमांड है, पर उस किसान को मौका कहां से मिले। तो इस सबको इकट्ठा करके पीएम धन धान्य योजना का यह ऑब्जेक्टिव है कि इन सारी स्कीम्स को अलग अलग मंत्रालयों से इकट्ठे करके कोऑर्डिनेट करके एक नीति आयोग के अंदर एक अम्ब्रेला बना के लाया जाए, जिससे कि उन किसानों को ये सारी प्रॉब्लम्स और ये सारे बेनिफिट्स प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और बेनिफिट्स मिल सके। तो डॉक्टर महराज, जैसे कि टेक्नोलॉजी अगर फार्मिंग में भी ऐड की जाए तो बहुत बेहतरीन निकलकर सामने आ सकती है और वर्ल्ड लेवल टाइप की बन सकती है, इंटरनेशनल टाइप की बन सकती है हमारी प्रोड्यूस, जैसा कि डॉक्टर शरद भी कह रहे हैं। ये बताएं मुझे कि 6 साल का यहाँ पर टारगेट है, करीब कह रहे हैं कि 1.7 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। क्या हर स्टेट को कवर किया जाएगा? अगर उनका डिस्ट्रिक्ट पता है फार्मर्स को कि हमारा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है इसमें, तो वो कैसे उसको अप्लाई करें? क्या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनके पास जाएं? किस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए? इसके साथ मुझे एक चीज़ और जाननी है कि क्या प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनकी भी यहाँ पर कोई हेल्प ली जा रही है? कोई पीपीपी यहाँ पर किसी चीज़ में, चाहे वो स्टोरेज हो या किसी और चीज़ में हो, नज़र आएगा क्या? हाँ मैडम जी, ये आपने जो सवाल पूछा है कि जो 100 डिस्ट्रिक्ट है ये तो पहले से ही पब्लिश किए गए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र है तो उसमें गढ़चिरौली है, जलगांव है, उस्मानाबाद है, ये पिछड़े हुए ज़िले हैं जैसे हम जानते हैं। तो इसी तरह हर स्टेट से जो पिछड़े हुए ज़िले हैं उनको ऑलरेडी सेलेक्ट किया गया है, डिस्प्ले किया गया है, और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये रिस्पॉन्सिबल किया गया है कि वो अवेयरनेस लाए और फार्मर्स में विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, जैसे कि सर ने बोला था कि बिचौलियों का काम दूर होना चाहिए। मैं फिर वापस टॉपिक पे आता हूँ बहुत जल्दी। तो बिचौली के कोहली साहब ने जो बताया था उसमें उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल ये मार्केटिंग हम अवेलेबल करा रहे हैं, जैसे बाजार हट होता है ना उस तरह से अवेलेबल करा रहे हैं कि बिचौलिए कम से कम आए। तो इसमें सबसे अच्छा गवर्नमेंट ने बेहतरीन काम ये किया है, एक कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन कलेक्टर साहब है। उसके बाद उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होते हैं, इक्विवेलेंट टू सुपर क्लास 1 होते हैं, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी लिखते हैं। फिर तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, फिर जिला परिषद से जो सिस्टम होती है हमारे पंचायती राज की, उसमें से फिर एक एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं। इस तरह से 3-4 ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर ऑफिसर, बाद में मार्केटिंग ऑफिसर, उसके बाद में फिर अब तुम्हारा जो सवाल था कि प्राइवेट लोगों को इसमें आना, तो बिल्कुल प्राइवेट लोगों के लिए टोटली ओपन है, प्राइवेट लोग इसमें आ सकते हैं। जैसे अब आपको कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल कराना है तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल कराएगी। तो इसमें गवर्नमेंट करती क्या है, बैंक को कहती है कि इनको लोन दीजिए, इनको लोन लंबे टाइम के लिए दीजिए और कम परसेंटेज पे दीजिए, ताकि ये लोग अपने आप सस्टेन कर पाए उस सिस्टम में। तो इस तरह से बैंक उनको लोन देगी, तो इसमें प्राइवेट प्लेयर सामने आ सकते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है इसमें कि इसमें महिलाओं को ज़्यादा प्राधान्य दिया है, युवाओं को दिया है। और जैसे आप चाह रहे थे कि सारे एक कंपलसरी क्राइटेरिया ये है कि सबके सब जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है इसमें से कम एक डिस्ट्रिक्ट तो लिया ही लिया जाएगा, और उसके बाद यह आकलन किया जाएगा कि कौन से स्टेट को ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से स्टेट में ज़्यादा पिछड़े ज़िले हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ऐसे बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं उनमें जो ज़्यादा जो पिछड़े इलाके उनको प्रायोरिटी दी गई है। अब एक सवाल कोहली साहब ने बताया था कि हमको ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए, तो इसमें एक बहुत सुंदर बात ये पीएम धन धान्य योजना की ये भी है कि 500 फार्मर को इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, 500 फार्मर्स को थ्रू आउट द कंट्री। अब एग्जांपल कैसे ट्रेनिंग जाएगी, आपने बताया था कि तकनीकी का इसमें क्या रोल है। तो मैडम ये इसमें जो टेक्निक्स है, न्यू टेक्निक्स है, जैसे कि ड्रोन दीदी है, बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ड्रिप इरीगेशन है, स्प्रिंकलर इरीगेशन है, बाद में फिर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरीगेशन
सर्टिफिकेशन है, उसके बाद मल्चिंग है, उसके बाद फिर मैडम सॉइल हेल्थ कार्ड है, उसके बाद फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी है, बाद में उसके बाद क्वालिटी सीड सप्लाई है, उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट्स है, बाद में क्रॉप रेसिड्यूज मैनेजमेंट है, कंपोस्टिंग कैसे करना उसकी टेक्निक है। ये सारे टेक्निक्स हमारे देश के तो है, लेकिन जब बात ग्लोबलाइजेशन की आती है तो जैसे कि अब ये ड्रिप इरिगेशन इजराइल में किस तरह से होता है, इसलिए इजराइल में फार्मर को भेजा जाएगा। जैसे कि प्रिसीजन फार्मिंग जापान कितनी अच्छे से दुनिया में कर रहा है, वो दिखाने के लिए जापान भेजा जाएगा। और ग्रीन हाउस फार्मिंग जो नेदरलैंड करता है पूरी दुनिया में, जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, वो देखने के लिए वहाँ पे ये सारा का सारा एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी 500 फार्मर्स का, ताकि वो फार्मर देश के कई प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रिप्रेजेंट करे और वही अपने आपस के फार्मर में, नेबर्स में जाके उनको ये बताए कि ये तो इजी, इतना ही इजी है जितना हम समझते थे वैसा टिपिकल नहीं। जैसे कि कोहली साहब ने बताया है कि फार्मर को एक बचपन से एक जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जो फॉलोअप वो लेते रहता है पेरेंट्स के थ्रू, तो उसमें ही वो अपने आप को ढाल लेता है। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ये भी काम कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय या फिर अनुसंधान केंद्र है और जो भी मतलब ये ट्रेनिंग सेंटर है, जिसे कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए सबसे पहले तो ऑफिसर को भी बुला रही है। जो ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बुलाया जा रहा है, ताकि वो इस बात को समझ सके कि वह उसका उद्देश्य क्या है और सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी तो उसके रिजल्ट आना अपेक्षित है और पॉजिटिव आने की उम्मीद भी है। मैडम ये अकाउंटेबिलिटी पे ही बात कर लेते हैं शरद जी। स्कीम्स बहुत आती हैं, बहुत देखने में अमेजिंग लगती हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन आम आदमी को पता कैसे चले कि क्या कुछ बदला है? क्या कोई स्पेसिफिक टारगेट सेट किए जाएंगे, कोई क्रॉप यील्ड को लेकर या फिर फार्मर की इनकम कितनी इंक्रीज हुई उसको लेकर? कहाँ पर हम देख पाएंगे कि किस तरह की ट्रांसपेरेंसी है, किस तरह से बदलाव हुए? जो 500 फार्मर्स गए थे, कौन कौन गए थे, वापस आए हैं तो उन्होंने क्या क्या किया है? जैसे प्रोफेशनलिज्म होता है, हालांकि बहुत आसान नहीं है बैकवर्ड एरियाज में इस तरह का प्रोफेशनलिज्म लाना, क्योंकि स्लो लाइफ होती है, लेकिन फिर भी समय के साथ तो बदलना पड़ेगा। मोबाइल सबके पास है। बहुत टफ काम है सोनिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100 पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर उनको जाकर बात पहुंचाना, और सबसे बड़ा मुझे लगता है जो इसमें चैलेंज होता है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो, क्योंकि कई जगह तो सोनिया बेसिक एजुकेशन नहीं होती है, तो जब बेसिक एजुकेशन नहीं होती तो आपको किसी भी बदलाव को स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है। अगर आज उनको बताएं आप सिंचाई ऐसे नहीं, आप ड्रिप इरिगेशन ये टेक्निक होती है, या आप इसको ऐसे नहीं, आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, आप ऐसा करें, वो कहेंगे जो हमारी तो कई पुश्ते ही यहाँ पर धान उगाती आई हैं, आज हमें आप धान नहीं उगाने को कह रहे हो, कल को हमें रोटी नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, ऐसे आपको बातें सुनने को मिलती है। तो मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल काम है, पर सरकार ने जब एक बीड़ा उठाया है, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, तो मुझे लग रहा है पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर तैयारी इसकी की गई है, ब्लॉक लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, और जैसा कि डॉक्टर महराज ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिला परिषद पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, नीचे ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, क्लरिकल लेवल पे भी हर। तो एक देखिए सरकार की जो स्कीम होती है हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, उसको ज़मीनी तौर पर पहुंचाना हमेशा ही एक चैलेंज रहता है, क्योंकि कोई गांव तो इतने रिमोट हैं, हालांकि अब प्रधानमंत्री सड़क योजना से ज़्यादातर गाँवों को जोड़ा गया है कि वहाँ तक आपका पहुँच पाना और उनको ट्रेन करना। और इसमें हैरानी की बात यह है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अलग अलग उम्र के हैं, और कुछ तो उम्र दराज है, मतलब कुछ बहुत एजेड भी हैं, आपको 50, 55, 60, 65, 70 साल के भी किसान भाई मिलेंगे। उन तक बात पहुंचाना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको इतने साल, जितनी पुरानी आपकी आदत होती है ना, उतना ही मुश्किल उसको बदलना होता है। और ये सारी स्कीम तो बदलाव की तरफ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब स्कीम हम बदलाव की तरफ है, चाहे हम फाइनेंस की बात करें, चाहे मार्केटिंग की बात करें। अब एक किसान भाई मुझे कुछ महीने पहले मैं गाँव में गया, वहाँ मिले, उनको मैं ये बता रहा था कि आप अपनी उपज को मंडी में मत बेचिए, आप कहीं और जाके बेचिए। वो कहते हैं हमने तो आज तक मंडी के अलावा और कोई मार्केट ही नहीं देखी, हम तो बुग्गी भर के, ट्रैक्टर भर के ले जाते हैं, वहीं पर वो आड़ती होते हैं, वो बोली लगाते हैं, बोली लगा के या प्राइस जो भी फिक्स होती है हम उनको दे के आ जाते हैं। मैंने कहा अगर आप इसको, मैंने उनको 1-2 जगह बताई, अगर आप इसको यहाँ जाके बेचें, वो कहते हैं हमें तो आदत ही नहीं इसको देखने की। तो बदलाव को स्वीकार करना जब आपके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, और मुझे लगता है कृषि मंत्रालय, हालांकि महराज साहब आते हैं, कृषि मंत्रालय के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जब आप किसानों से संपर्क स्थापित करते हैं, जब आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वह भाषा की समस्या आती है, वहां पर आपको टेक्नोलॉजी समझाने की
की समस्या आती है, वहां पर उनको एक जगह टिका के बैठने में, कि वो बैठ के आपकी बात सुने और इस बात पे यकीन करें कि वाकई में ये आपके फायदे के लिए है, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। कितनी फायदे की बात होती है, हाँ, जहां आप रुपए पैसे की बात करें तो किसान भाई उसको आ जाते हैं सुनने पर, बाकी जब बातें उनसे की जाती है तो वो थोड़ा सा उसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो अकाउंटेबिलिटी, तो देखिए अकाउंटेबिलिटी का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो वहां की जो पैमाने मैंने बताए, पैरामीटर्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि आपकी यील्ड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, सस्टेनेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, स्टोरेज वहाँ पर आई कि नहीं आई, क्या किसानों को मार्केटिंग के लिए और जगह मिली, क्या कोई किसान जो इजराइल से या नीदरलैंड से सीख कर आया, क्या उसने उस टेक्निक को अपने यहाँ लगाया और अपने यहाँ लगा के अपने साथियों को बताया, बल्कि अड़ोस पड़ोस के गाँव में बताया, क्या उसने ये सब किया। तो जितने भी ये पैमाने हैं, आई एम श्योर कृषि मंत्रालय ने इसके ऊपर एक चेक लिस्ट बनाई होगी और उस चेक लिस्ट के बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी होगी। और कंपटीशन की बड़ी अच्छी बात करें कि आपस में कंपटीशन भी होगा, जो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा परफॉर्म करके दिखाएगा। पर मैं आज ये है इंडिया शो के माध्यम से, आपकी इजाजत से सोनिया, और डीडी उर्दू के इस प्लेटफॉर्म से मैं किसान भाई अगर हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं उनको अपने तरफ से एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि आप जो भी स्कीम आपके लिए आती है, और अगर कोई सरकारी महकमे से कोई आपके पास आता है उस स्कीम को लेके, तो वो खाली एक खाना पूर्ति नहीं कर रहा है, वो एक गवर्नमेंट स्कीम को आप तक सचमुच में पहुंचाना चाहता है तो या चाहती है, तो आप कोशिश करें कि उसको बाकायदा रिसीव करें और उसको समझने की कोशिश करें, और इससे आगे भी करें, समझे नहीं, उसको आप अपनी खेती में इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करें, उसको लगाने की कोशिश करें। और अगर आपको कहीं डाउट है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कृषि मंत्रालय का जो व्यक्ति होगा वो मना करेगा कि मुझे दूसरी बार बताइए, तीसरी बार बताइए, मुझे हिंदी में बताइए, मुझे अंग्रेजी में बताइए, मुझे कन्नड़ में बताइए, मुझे तेलुगु में बताइए, मुझे मराठी में बताइए। कोई भी मुझे लगता है कि यहाँ पीछे नहीं हटेगा। और अब तो विंडो भी बनी हुई है जगह जगह, आपको पता है, अगर आपको किसी व्यक्ति से शिकायत है, आपको लग रहा है कि कोई सरकारी महकमे का आदमी पूरी तरह से अपना काम नहीं कर रहा, या वाकई में खाना पूर्ति करके जा रहा है, खाली बताया, बस थोड़ा बहुत बताया और अगले दिन चला गया, और खाली फॉर्म वॉर्म भरवाया, फॉर्म कहीं गया नहीं, अगर आपको नजर आता है, तो मुझे लगता है शिकायत की विंडो भी कृषि मंत्रालय ने खोल रखी है। बाकायदा आप नीति आयोग की वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। ग्रीवियंस, सरकार ने कई सारे ग्रीवियंस के पोर्टल बनाए हुए हैं। आजकल तो मोबाइल किसानों के हाथ में है, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं थोड़े, उनको बोलिए वो लॉगिन करके आपको सिखा दें। और मुझे लगता है कि डिजिटल दुनिया से जुड़ के आप इस प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये जो डिजिटल इंडिया है, इसने सारी ही स्कीम्स को एक नई शक्ल दी है। और अगर आप डिजिटल का मतलब आपके पास स्मार्टफोन है या छोटा सा एक टैबलेट है, भले ही आप हिंदी में या किसी भी अपनी लोकल भाषा में इस्तेमाल करें, उसका आप इस्तेमाल करेंगे कि सब चीज पोर्टल पे डाल दी जाती है। ये बात और है कि कहीं पर कनेक्टिविटी नहीं है या वो इस्तेमाल ही नहीं करते, उनके पास वो पुराना वाला एनालॉग फोन है, तो वो कैसे खोल के देखें। पर अगर आप डिजिटल माध्यम का प्रयोग करते हैं तो मुझे कहीं लगता है कि आप इन स्कीम्स का ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। पर सरकार इसमें कोई कसर छोड़ेगी इसको पहुंचाने में, मुझे ऐसा कतई नजर नहीं आता है। आप अनुमति देती है तो मैं इसको ही इलाबोरेट करना चाहता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर महराज, इसमें ये भी ऐड कर लीजिए कि स्कीम की प्रोग्रेस कैसे मॉनिटर होगी। और यहाँ पर सर ने एक एग्जाम्पल दिया, मैं भी एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर में एक गांव में गई थी, तो वहाँ पर तो अब ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं वो अपने फसल के लिए, फर्टिलाइजर्स हो या फिर बाकी रसायन हो, वो सब ऑनलाइन आ जाते हैं। तो जब दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है, आपके मोबाइल से आपके घर पर चीज़ें डिलीवर हो रही हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो किसान भी जानना चाहते होंगे कि जो 500 किसान बाहर जा रहे हैं, जो इजराइल जा रहा है, जो नीदरलैंड्स जा रहा है, वहाँ से जो सीख के आ रहा है वो हमें भी पता चले। तो क्या कोई ऐसा पोर्टल होगा, कोई डैशबोर्ड होगा, कोई ऐप होगी, जहाँ पर जो बाकी किसान हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते, वो भी वो इन्फॉर्मेशन सीखें और उसको यूज़ करें? जी बिल्कुल मैडम, मैं यही कहना चाह रहा था कि बिल्कुल है मैडम, इसमें ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा गया है। इसमें 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जो कि आपको अपलोड करने हैं। आपके जहाँ से जीपीएस है, जो भी आपका जीपीएस है उसको मैपिंग किया जाएगा, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड भी आएगा, और आप 117 जो इंडिकेटर्स है जो आपको लागू है आपके लिए, जैसे एक चेकलिस्ट होती है उस तरह से आपके एरिया में आते हैं, तो आपको उसको अपलोड करना है। इसलिए टोटल ट्रांसपेरेंसी होगी कि एक्चुअल में क्या हुआ है और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था।
और रही बात दूसरी है कि लोग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट के इख्तियार में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि जो छोटे गांव होते हैं, जैसे देहात बोलते हैं उनको, वहां तक पहुंचाने के लिए एक ऑफिसर कंपलसरी होता है, उसका एक अपना जुरिडिक्शन होता है। जो भी चीज़ें आती है, खाली पीएम धन धान्य योजना नहीं है, जो भी कृषि से जो रिलेटेड चीज़ें होती है वो सबके सब वहाँ जाती है, और उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पर्टिकुलर एरिया में कौन सा क्रॉप है, कौन सा क्रॉप, नेट सोन एरिया क्या है, नेट क्रॉप एरिया क्या है, हर बार हर सीजन में उसको अपलोड करके देना पड़ता है अपने अगले ऑफिसर्स को। ये सारे ऑफिसर्स भी क्या करते हैं, अपने स्टेट के डैशबोर्ड पे अपलोड करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में पल्सेस है, तिलहन है, सीरियल्स है, ऑयल सीड्स है, पाउडर क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स है, शुगर केन है। ये आप कहीं पे भी किधर से भी बैठ के आपके घर से आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन से स्टेट में कौन से क्रॉप है। ये सारे के सारे स्टेट करते हैं। अब कुछ स्टेट्स हम जो पिछड़े हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न में कुछ स्टेट्स है, या कुछ स्टेट्स जैसे बिहार है, तो ये यहाँ पर भी पूरा अपलोड किया जाता है। इसमें मेन फंक्शन, मेन क्राइटेरिया तो यही होगा मैडम पिछड़े कि जो प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादकता है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है मैडम। तो वहाँ जो हमारा जो औसतन उत्पादन है देश का, उससे बहुत कम होने के बाद ही आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। अब रही बात ये, दूसरी बात रही आपको लोन नहीं मिल रहा है, आपको लोन मालूम ही नहीं लोन किसको बोलते हैं, वो एक होगा। बाद में फिर आप मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो और वही पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फर्टिलाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो वो जो आपका माइंडसेट है वो बदलना है। अब जो 500 लोग बाहर जाएंगे, ये तो उनमें से ही जाएंगे जो कामयाब होंगे, जो कामयाब होना चाहेंगे, जो सीखने की उम्मीद रखते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में से सेलेक्ट किए जाएंगे, इस 100 जिलों में से सिलेक्ट किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक जिले से 5-5 आ जाएंगे, 500 जो आ जाएंगे, तो एक जिले में से 5-5 आएंगे, तो एक तालुका से तो एक आएगा। तो ये जो स्प्रेडिंग जो नेटवर्क बनेगा, जैसे नेट बनता है, तो ये नेट तो टोटल का टोटल आसपास डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी बन जाएगा, जैसे ट्रेनिंग लेकर आएंगे। तो मैडम इसमें सरकार की योजना भी वहाँ पहुँच रही है, सरकार का आदमी भी वहाँ पहुँच रहा है। और जो रही बात ऐप की, कि सारे ऐप है मैडम, किसान के हर जगह पे ऐप। जैसे आपने इतना सुंदर उदाहरण दिया मैडम कि मुजफ्फरनगर में लोग फर्टिलाइजर आपसे मंगा रहे, बहुत चीज़ें मंगा रहे मैडम, सीड मंगाते हैं, फर्टिलाइजर मंगाते हैं, इक्विपमेंट मंगाते हैं, ये सारी चीज़ें जो कृषि से निगडित होती है वो सब मंगाते हैं, इवन हार्मोन्स मंगाते हैं वो। तो सारे चीज़ें जो इसेंशियल है वो सब मंगाते हैं। मंगाने के बाद उनको जब विश्वास आता है कि ये सोर्स से जो हमको मिल रहा है मटेरियल, ये जेन्युइन है, तो अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं। और आपने या हम सब ने ये देखा है कि भारत में हर व्यक्ति के पास नज़दीक स्मार्टफोन हाई है। तो ये बातें एकदम घर में आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, और ओरिजिनल में भी अवेलेबल है। और जिस तरह से कुछ गवर्नमेंट काम नहीं कर रही होंगी, तो आपको दिख जाएगा कि इन्होंने डैशबोर्ड पे अपलोड नहीं किया है। इतना ही मैडम। बिल्कुल। डॉक्टर शरद कोहली, सस्टेनेबल फार्मिंग की आपने बात कही थी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर जो माइक्रो इरिगेशन है, जो कि इम्पॉर्टेंट है और लोगों को पता नहीं है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रमोट किया जाएगा और या नहीं, या फिर सिर्फ अभी बेसिक्स पे ध्यान दिया जाएगा? ये आखिरी सवाल रहेगा, तो आप इसको एक सम अप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें अगर फंड एलोकेशन जो है वो टाइमली हो जाए, कोई प्रोसीजरल डिलेज ना हो, इन सब का भी ध्यान रखा जाएगा, राइट? बिल्कुल, इसका ध्यान तो रखा ही जाएगा। बाकी आपने जो पहले बात कही, मुझे लगता है कि एक इसमें अच्छा कदम होगा, और ये मैं एक सुझाव की तरह भी रखना चाहूँगा कृषि मंत्रालय के आगे, कि जो कृषि बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, आपने सस्टेनेबिलिटी की बात करी, आपने माइक्रो इरिगेशन की बात करी, कृषि के जो नवाचार हैं, जो यूथ हमारे कृषि में आना चाहते हैं और स्टार्टअप्स लाना चाहते हैं, अगर उनको इनके साथ जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो, क्योंकि वो नो हाउ भी देंगे, वो उनको जानकारी भी देंगे, और क्योंकि वो स्टार्टअप कल को प्रॉफिट के लिए चला रहे हैं, तो वो इन किसानों को ये बात का ध्यान रखेंगे कि ये किसान कहीं ऐसी गलती ना करें, किसी चीज में चूक ना हो या कोई चीज मिस ना करें। तो मुझे लग रहा है कि स्टार्टअप्स को अगर जोड़ दिया जाता है, बाकी माइक्रो इरिगेशन, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, ये तो धन धान्य योजना का जो टोटलिटी है उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ही हैं। तो मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जिन हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी नहीं थी, तो मैं तो उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने बताया डॉक्टर महराज और आपने उसको समअप किया, मुझे लगता है आपको आज ही अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप अपने ब्लॉक लेवल ऑफिसर से बात करिए और इस धन धान्य योजना के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, और अपनी खेती, अपने खेत और अपनी उपज, अपनी फसल के बारे में देखिए कि आपको इसमें से क्या फायदा
फ़ायदा मिल सकता है, कैसे आप अपनी उपज बढ़ा सकते हैं, आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और अपने परिवार को सुधार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस प्रोग्राम में अपनी बातें रखने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सब समझाने के लिए। हमारे शो में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय दीजिए, हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।